Assalamualaikum students, I hope you are all well. Our today's topic of discussion is essential thrombocythemia. First, break this term apart. Essential means something that is necessary or primary. Necessary or primary. And thrombocythemia, thromb, that is clot. Cy means cell. Tha means condition or you can say state, and emia means blood. Means you can say that it is a primary condition in which there is an accumulation of blood clotting cells formation. अब कौन से cells होते हैं जो कि clot formation में रोल प्ले करते हैं? Platelets. A rare blood cancer that is characterized by genetic mutation that leads to an increase in platelet count. अब ये प्लेट कैंसर होता है जिसमें उन्होंने कहा है किस वजह से प्लेटलेट काउंट इंक्रीज कर देता है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ गई हमारी बोन मैरो। अब यहाँ पर ना हमारे पास होते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल जिनको HSCB कहा जाता है। अब ये जो सेल्स हैं ना इनके पास रीपॉपुलेटिंग एबिलिटी भी होती है और सेल्फ रिन्यूअल एबिलिटी भी होती है। ये आगे फर्दर डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होते हैं और आगे फर्दर उनकी प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अगर हीमोपोइटिक स्टेम सेल, अब हमारे पास 4 हीमोपोइटिक स्टेम सेल है। अब आगे इन्होंने डिवाइड होना है डिफरेंट सेल्स में, लेकिन ये क्या होगा, 2 सेल्स डिवाइड होकर दोबारा हीमोपोइटिक स्टेम सेल बना देंगे। लेकिन ये जो 2 सेल हैं ये आगे फर्दर डिवाइड होंगे 4 टाइप के सेल में, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट डिफरेंट स्टेज से गुजरते हुए बना देता है RBCs। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है माइलोब्लास्ट जो कि डिफरेंट स्टेज से गुजर के आगे ग्रेनुलोसाइट्स बना देता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। इसके अलावा मोनोप्लास्ट पे भी ये डिवाइड होता है। मोनोप्लास्ट आगे डिवाइड होकर बना देते हैं मोनोसाइट्स। इसी तरह ये एक और सेल में हीमोपोइटिक स्टेम सेल डिवाइड होता है जिसे कहा जाता है मेगाकैरियोब्लास्ट। That is an immature form of platelets। अब आगे से डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना है। मेगाकैरियोब्लास्ट से सबसे पहले हमारे पास बनता है प्रोमेगाकैरियोसाइट, देन ये प्रोमेगाकैरियोसाइट डिवाइड होता है मेगाकैरियोसाइट में। अब जब ये मेगाकैरियोसाइट्स ना कैपिलरीज में से गुजर रहे होते हैं ना, तो ये ना कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से इनके ना एजेस होते हैं। अब ये एजेस इनके जब ये कैपिलरीज में से गुजरते हैं ना, तो ये इनके एजेस ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इन एजेस से बनते हैं प्लेटलेट्स। लाइक आप कह लें कि इन एजेस को कहा जाता है प्लेटलेट्स। इस तरह से हमारे पास प्लेटलेट की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सेल है हमारे पास प्रोमेगाकैरियो स्टेज पर, अभी वो फुली प्लेटलेट में डेवलप नहीं हुआ। अब यहाँ पर ना हमारे पास थ्रोम्बोपाइटिन हार्मोन होता है और इंटरल्यूकिन्स होते हैं जिन्होंने इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करनी होती है, इसको मैचुरेशन तक लाने में हेल्प आउट करना होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, एक जीन आएगा जिसे कहा जाता है JAK2। इसका भी बेसिकली रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, सेल डिवीजन में। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, JAK2 जीन में म्यूटेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है प्रोमेगाकैरियोसाइट। अब यहाँ पर आकर ये यहाँ पर रिसेप्टर था, ठीक है, जहाँ पर किसने बाइंड करना था, TPO ने। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, JAK2 इसको डिसीव कर देगा और खुद यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। अब ये हमारे पास था म्यूटेटेड JAK2, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियस को, इस सेल को सिग्नल देगा कि ये आगे फर्दर प्रोलिफरेट करे।
और इस तरह इस सेल से मल्टीपल सेल्स डिवाइड होते रहेंगे, आगे डिवीजन चलती रहेगी, सेल बनेगा, नेक्स्ट उससे सेल बनेगा, डिवीजन चलती रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास हमारी बॉडी में एक्सेस प्लेटलेट काउंट हो जाता है। अब इसके क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आगे फैमिली हिस्ट्री, लाइक पेरेंट्स में से किसी को है तो वो आगे फिर पास डाउन हो गया उनके चिल्ड्रन में। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक म्यूटेशन। अब इसमें ना बेसिकली 3 तरह के जीन्स में म्यूटेशन आ रही होती है। एक तो मैंने आपको बताया JAK2 का, बिकॉज 50 to 60% पीपल में ना JAK2 जीन में ही म्यूटेशन देखी जाती है। इसके अलावा आ सकती है MPL में म्यूटेशन, लाइक 5 to 10% में MPL में म्यूटेशन देखी गई है। इसके अलावा कैर रेटिक्यूलिन में म्यूटेशन देखी गई है 10 to 20% में, लेकिन जो डोमिनेंट देखी गई है वो होती है JAK2 जीन में। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन है, लाइक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो भी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया की तरफ लीड कर सकता है। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसीज, लाइक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गया, फोलेट लाइक विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो गया, तो वो भी इस डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकती है। इसके अलावा कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के सेल्स है ना, वो हमारे ही टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को एज एन एंटीजन समझ लेते हैं और उन पर अटैक करते हैं। लाइक आप देख लें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी थ्रोम्बोसाइथीमिया हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा रेडिएशन या टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट चलती है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की तरफ। फर्स्ट वन इज हेडेक। That is due to hyper viscosity of blood, because जो आपकी वेजल्स है ना, या वो तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देंगी या वो बहुत ज़्यादा डायलेट कर देंगी, लाइक वेजो डायलेशन हो जाएगी या वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन तक आपके ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही होगी। दैट विल डेफिनेटली लीड टू हेडेक। थ्रोम्बोसिस, दैट इज ड्यू टू एक्सेस प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्या फंक्शन है इनका, कि इन्होंने क्लॉटिंग करनी होती है। अब एक्सेस प्लेटलेट्स हैं तो एक्सेस क्लॉटिंग होगी, जिसकी वजह से जब ये हमारे आर्टरीज में से, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह में से पास करेंगे तो वहाँ पर क्लॉट बना देंगे, क्योंकि इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्हें मूव करने में भी मुश्किल होगी और वहाँ पर वो क्लॉट्स बना देंगे। अब आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, दैट में लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म etc। इसके अलावा एरिथ्रोमेलाजिया पेशेंट में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि बर्निंग सेंसेशंस होती हैं उनके हैंड और फीट में, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं या डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा होता। पैरेस्थीसिया, दैट इज द नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ हैंड एंड फीट। स्प्लेनोमेगाली, स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, क्योंकि स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है सेल्स की, क्योंकि यहाँ पर सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है जब वो ओल्ड हो जाती हैं, या जो डैमेज सेल्स होते हैं उनकी हमारी स्प्लीन में डिस्ट्रक्शन होती है। स्प्लीन में मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब एक्सेस प्लेटलेट्स होंगे तो ऑब्वियसली जब उनकी डिस्ट्रक्शन होगी हमारी स्प्लीन में, तो स्प्लीन का साइज भी इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा ब्रूजिंग देखने को मिलती है, दैट इज ड्यू टू हाइपर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इम्पेयर्ड प्लेटलेट्स एंड रिड्यूस्ड एडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट्स। कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लाइक हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और इसके अलावा स्ट्रोक भी देखने को इसमें मिलता है। इसके अलावा एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग। अब लैब डायग्नोसिस कौन से ऐसे टेस्ट करवाए जा सकते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया को डायग्नोज करने के लिए? इसमें CBC करवाया जाता है, जिसमें HB HCT लेवल देखा जाता है, RBC काउंट देखा जाता है, प्लेटलेट काउंट देखा जाता है, WBC काउंट देखा जाता है। इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड स्मेट करवाया जाता है। जब हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मेट करवाते हैं तो इसमें हमें एबनॉर्मल प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बोन मैरो बायोप्सी करवाई जाती है। इसमें प्लेटलेट्स का काउंट तो हमें इंक्रीज दिख रहा होता है, इसके साथ साथ हमें इसमें इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस और इंक्रीज ग्रेन्युलोपोइसिस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग करवाई जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि कौन सी जीन में म्यूटेशन आ रही है। आइदर JAK2 में म्यूटेशन आ रही है, आइदर MPL में म्यूटेशन आ रही है, आइदर कार्डियोलिन में म्यूटेशन आ रही है। फर्दर चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। एंटी प्लेटलेट थेरेपी दी जाती है, जिसमें एस्पाइरिन दिया जाता है।
इसके अलावा साइटोरिडक्टिव थेरेपी भी दी जा सकती है। बेसिकली दीज ट्रीटमेंट्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साइन एंड सिम्टम्स एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट। साइटोरिडक्टिव थेरेपी कौन सी ड्रग्स हो सकती है, लाइक हाइड्रोक्सीयूरिया हो सकता है, इंटरफेरोन अल्फा हो सकता है। इसके अलावा प्लेटलेट फ्रेसिस भी कराया जाता है, जिसमें एक्सेस प्लेटलेट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। So that's all about today's lecture. In the next lecture we will discuss about the further topics of hematology. अगर आज के लेक्चर से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।